गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप तो सभी लोग घर पर स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज अपन क्या करने वाले हैं, आपका जो अध्याय दो अध्याय नंबर 2 उसकी विविध प्रश्नावली हल करने वाले हैं। ठीक है ना? विविध प्रश्नावली में शुरुआत में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। मतलब एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको टिक करना है। तो वो इजी है, आप लोग कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल 20 सवाल है। तो 20वां और 19वां केवल दशमलव का प्रकार बताना है। शांत है या अशांत है, अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती, परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन है जो इजी है, कर सकते हैं। नहीं आए तो फिर भी आप फोन द्वारा पूछ सकते हैं। 18वां सवाल सब्जेक्टिव है, करने का सवाल है, तो उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 18 करेंगे, फिर 17, इस तरीके से अपन चलेंगे। ठीक है ना भाई? एक आयताकार बरामदे की विमान, विमानों से मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, केवल लंबाई चौड़ाई दे रखी है। ठीक है ना भाई? तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, जिसमें फर्श पर समान वर्गाकार टाइल लगानी है। समान से मतलब है एक ही साइज की लगानी है। जैसे एक टाइल अपन ने 20 बाई 20 सेंटीमीटर की लगाई, तो बाकी की सभी टाइलें भाई 20 बाई 20 की होनी चाहिए, 20 बाई 20 की होनी चाहिए। यानी एक साइज की ही टाइल लगनी है, समान टाइल वर्गाकार लगानी है। वर्गाकार भी नहीं होनी चाहिए, वो वर्गाकार मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई समान होनी चाहिए। तो ज्ञात कीजिए कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। अब इस सवाल को देख के इसमें ये जो शब्द आया है कम से कम, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में कि कम से कम मतलब लेसे निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे टाइल पूछ रहा है कम से कम कब लगेगी। अब ये तो आप सब लोग जानते हैं कि अपन को फर्श में टाइल लगानी है, तो कम से कम टाइल कब लगेंगी? जब अपन टाइल बड़ी से बड़ी लगाएंगे। अगर छोटी छोटी टाइल लगाएंगे तो ज्यादा लगेंगी कि नहीं लगेंगी, बताओ? इसीलिए सबसे बड़ी से बड़ी टाइल लगानी है, तब जाके टाइलों की जो संख्या आएगी वो कम से कम आएगी। समझ में आ गई ना बात? इसमें कह तो कम से कम रहा है, लेकिन पूछ अधिक से अधिकतम रहा है। तो यहाँ पे हल देखें, क्योंकि हमें कम से कम टाइल्स लगानी है, यह सभी संभव है जब बड़ी से बड़ी टाइल लगाएं। बड़ी से बड़ी टाइल का प्रयोग करें। अतः वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर होगी HCF 18 मीटर 72 सेंटीमीटर बाई 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों नंबर का में से निकालेंगे तो हमें वर्गाकार टाइल का जो साइड होगी, भुजा होगी, उसकी लंबाई मिल जाएगी। ठीक है ना भाई? क्योंकि यहाँ पे टाइल अब कैसी लगनी है? बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी में अपन क्या ज्ञात करते हैं? HCF या बोले में से। ठीक है ना? तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए मैंने इनको सेंटीमीटर में बदल दिया। 18 मीटर के 1800 सेंटीमीटर बनेंगे कि नहीं बोलो? और 72 सेंटीमीटर और है, तो कितने हो गए बेटा? 1872 सेंटीमीटर। और ऐसे ही ये हो जाएगा 1300
20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इनका अपन में से निकालेंगे कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखें 1872 और इनके अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 से 9, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से 234, फिर 2 से 2 एकम 2 7 14 117, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 आम 27, फिर 3 से 13, फिर 13 से 1, ऐसे ही अपन ने 1320 के निकाले। कैसे निकाले बेटा, 1320 के। तो 2 छिक्के 12 660, फिर 2 से 330, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 165, फिर 3 से 3 पंजा 15, 3 पंजा 15, फिर 5 से 11, फिर 11 से 1। तो ये अपन ने अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखा। तो 1872 को कितना लिखेंगे, 2 का अंक कितने बार आया है, 1 2 3 4। तो 2 की घात 4 गुणा 3 का अंक कितनी बार आया है, 2 बार। 3 की घात 2 गुणा 13 का अंक कितनी बार आया है, 1 ही बार। ठीक है ना बेटा। फिर लिखा 1320। तो इसमें 2 का अंक 1 2 3 बार आया है। तो 2 की घात 3 गुणा 3 का अंक केवल 1 बार आया है, 3 गुणा फिर 5 का आया है और फिर 11 का आया है। अब लिखेंगे HCF। तो HCF मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखो। उभयनिष्ठ से तात्पर्य है जो अंक दोनों में उपलब्ध हो। तो एक तो 2 का है और एक 3 का है। ठीक है ना भाई। फिर उनपे सबसे छोटी घात लगाओ। तो एक पे घात 4 है, एक पे 3 है। तो सबसे छोटी कितनी हो गई, 3। तो 2 पे घात आ गई 3 और 3 पे देखो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे छोटी कितनी हो गई, 1। अब 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, बराबर आ गया 24। और ये सब काय में थे, सेंटीमीटर में। तो ये भी काय में आ गया, सेंटीमीटर में। परंतु हमें यहाँ पर कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, मतलब टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, न कि टाइल की साइज। ये तो टाइल की भुजा आई। क्या आई, टाइल की भुजा आई। यदि इतनी बड़ी अपन टाइल लगाएंगे तो कम से कम टाइल लगेंगी। समान मतलब सभी बराबर साइज की होंगी, वर्गाकार होंगी और कम से कम लगेंगी। अगर इससे ज्यादा ली तो वर्गाकार नहीं रहेंगी, छोटी ली तो ज्यादा टाइल लगेंगी। कम से कम 24 सेंटीमीटर की भुजा वाली टाइल लगेंगी। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। तो भुजा आई अपने पास, अपन को क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, संख्या। कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो संख्या ज्ञात करने के लिए अपन पहले भी कर चुके हैं। संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल का भाग लगाते हैं, या बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन का भाग लगाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक ड्राम है, ड्राम पानी का। ड्राम तो जानते हैं ना, ड्रम है पानी का और फुल भरा हुआ है। अब मुझे उसमें से बाल्टी से पानी निकालना है। कितनी से, छोटी सी बाल्टी है, उससे पानी निकालना है। तो सवाल ये है कि कितनी बाल्टी पानी से वो ड्रम खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे, या उल्टा बोले, एक ड्रम है, बाल्टी से अपन भर रहे हैं, तो कितनी बाल्टी पानी आएगा। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए बड़ा क्या है, ड्रम। तो ड्रम के आयतन में बाल्टी क्या है, छोटी। बाल्टी के आयतन का भाग निकाल दोगे तो बाल्टियों की संख्या आ जाएगी कि कितनी बाल्टियों से ड्रम खाली होगा या भरेगा। बात इसी है। या एक दीवार है,
दीवार में ईंट लगानी है, तो कितनी ईंटें लगेंगी? दीवार का आयतन उसमें भाग लगा दो एक ईंट के आयतन का। समझ में आ गई ना बात? या ये दीवार है और इस पे मुझे क्या चिपकानी है? टिकट चिपकानी है, स्टाम्प। पोस्ट ऑफिस की जो टिकट आती है वो चिपकानी है, तो कितनी टिकट लगेंगी? तो क्या करूंगा? दीवार का क्षेत्रफल निकालूंगा और एक टिकट का क्षेत्रफल निकालूंगा, भाग लगा दूंगा, टिकटों की संख्या आ जाएगी। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसे ही ये जो कमरा है, इस कमरे के फर्श पे टाइल लगानी है। कितनी टाइल लगेंगी? कमरे के फर्श का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई भाग लगा दो काय का? एक टाइल के क्षेत्रफल का। ठीक है ना भाई? तो आते हैं लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या। ठीक है ना भाई? तो इसका क्या होगा? आयताकार बरामदे का क्षेत्रफल भाग वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? अब बताओ, आयताकार बरामदा है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? फर्श का ही लगाना है, टाइल फर्श पे ही लगती है। बरामदे के क्षेत्रफल से मतलब है बरामदे के फर्श के क्षेत्रफल से। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी। 1872 गुणा 1320। ठीक है ना भाई? और डिवाइडेड बाई वर्गाकार टाइल। अब टाइल हो कुछ भी हो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी आई? 24। तो लिख दिया मैंने 24 गुणा 24। 24 गुणा 24। ये भुजा गुणा भुजा। ये तो टाइल का क्षेत्रफल आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयताकार कमरे का या बरामदे का फर्श का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना भाई? अब अपन इसको हल कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? तो हल करने के लिए मैंने क्या किया? इनको काटा। अब काटने के लिए क्या करें बताओ? 6 से काट दिया अपन ने, तो 6 चौका 24 और 6 से 6 दूना 12, 1 6 दूना 12 और 0। समझ में आ गई ना बात? अब ऐसे ही इसको काट दिया। 6 चौका 24, 6 तिया 18, 1 बचा 6 एकन 6 दूना 12। तो ये हो गया 312 गुणा 220 बटे 4 गुणा 4। 4 से इसको काट दिया, 4 पंजा 20, 55 बार। 4 से इसको काट दिया, 4 सत्ते 28, 4 8 32। आंसर आ गया 78 गुणा 55। इनको गुणा आप लोग आसानी से कर लोगे, गुणा कर लेना और आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना भाई? इनको केवल गुणा करना है अपन को, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है ना भाई? अगला सवाल देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना भाई? अब बेटा ये जो क्वेश्चन है इस बार 30 जून को जो पेपर लगा था उसमें आया था। अब इसमें क्या किया बच्चों ने, कई बच्चों ने, उन्होंने सीधा इनका एलसीएम निकाल दिया। जो एचसीएफ दे रखा है उसका प्रयोग ही नहीं किया, तो उनको नंबर नहीं मिला। क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, कर दिया उन्होंने 2 नंबर वाला। 2 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट एलसीएम पूछेगा, वो एचसीएफ देगा नहीं। 1 नंबर में वो एचसीएफ भी देगा। तो कहने का मतलब ये है, इसको दूसरे तरीके से करना था। कैसे हल देखें? इसमें यहाँ पर अपन एक संबंध का प्रयोग करते हैं और संबंध होता है, हम जानते हैं कि दो
संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका HCF गुणा उनका LCM। ये जो संबंध है इसके प्रयोग से हमको यहाँ पे लैसे निकालना था, LCM निकालना था, अलग से नहीं निकालना था। आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दिया तो वो नंबर नहीं देगा, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से लैसे निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस HCF का इधर पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में चल जाएगा। तो अतः LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये संख्याएं दे रखी हैं, इनको मैंने गुणा करके लिख दिया, ठीक है ना बेटा। और HCF कितना दे रखा है, 9। कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया, 9 से काट दिया, इसी को काट दिया, चलो 9 किया 27, 9 चौका 36, तो ये आ गया अपना 34 गुणा 657। और गुणा करने में आप लोग एक्सपर्ट है, खूब गुणा कर लेना और आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। हाँ तो बेटा प्रदर्शित करो कि ये दो संख्याएं दे रखी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हल बाद में लिखेंगे, ठीक है ना भाई। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं बताओ। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना भाई। यानी जो संख्याएं अपन गुणनखंड निकाले, दो से ज्यादा गुणनखंड आ जाए, दो तो ऐसे होते हैं, जैसे 2 है, इसके गुणनखंड निकाले 1 और 2, 3 है 1 और 3, 4 है, जब इसके गुणनखंड निकालूंगा तो 1 2 और 4, 3 गुणनखंड आएंगे, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी और ये अभाज्य हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, अभाज्य। फिर 5 है तो 1 और 5 केवल 2 ही आएंगे इसके, तो ये भी अभाज्य हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अभाज्य, ठीक है ना भाई। फिर 6 निकालना तो 1 2 3 6, ज्यादा हो गए 2 से ज्यादा हो गए तो कैसी हो जाएगी, भाज्य। कैसी हो जाएगी, भाज्य। यानी जिस भी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए एक के अलावा, तो वे संख्याएं भाज्य होती हैं। कैसी होती हैं, भाज्य। एक का और संख्या का खुद का, एक का और संख्या का खुद का, इनका तो जाना ही जाना है हर एक में, चाहे मैं कोई सी लिख दूं, 101 लिख दिया, 1 और 101, 2 के भाग तो जान ही जानी है। इनके अलावा और किसी संख्या का चला जाए तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पे ध्यान दें, ये जो 4 होती है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। कैसी होती है बेटा, सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे पहली भाज्य संख्या 4 होती है। एक न भाज्य है न अभाज्य है, न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। एक को हम केवल विषम संख्याओं में गिनते हैं। किसमें गिनते हैं, विषम संख्याओं में। 2 जो होती है वो सबसे छोटी या बोले सबसे पहली या बोले सम अभाज्य संख्या होती है। केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी की जितनी भी सम संख्याएं हैं वे सभी भाज्य हैं, ठीक है ना भाई। तो सबसे छोटी
भाज्य संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। क्लियर? अब ऐसे ही अपन को यहाँ सिद्ध करना है कि ये भाज्य है। ठीक है ना भाई? तो भाज्य सिद्ध करने के लिए अपन एक और संख्या खुद के अलावा कोई से भी एक फैक्टर या 2 फैक्टर अपन सिद्ध कर रहे हैं कि इसके गुणनखंड ये भी है एक के अलावा, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हल देखना, सॉल्यूशन। सबसे पहली संख्या ली अपन ने 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब मैंने क्या किया, इसको पलट के लिख दिया। 13 प्लस 13 गुणा 11 गुणा 7 लिख सकते हैं। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, आगे पीछे तो लिख सकते हैं। 3 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 3। ठीक है ना भाई? अब यहाँ पे देखते हैं अपन 2 पद है, एक पद और ये पूरा मिला के एक पद। प्लस या माइनस के चिन्ह पे से, धन के या ऋण के चिन्ह पे से संख्याएं अलग अलग हो जाती है। धन के बाईं तरफ दूसरी संख्या बोली जाती है, धन के दाईं तरफ दूसरी संख्या। जबकि गुणा में कितनी ही संख्या है वो सब हम एक ही संख्या गिनते हैं। उनको क्या गिनते हैं? एक ही संख्या, एक ही पद है वो। ठीक है ना भाई? तो मैंने क्या किया, इसमें से 13 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 11 गुणा 7 बचेगा। बेटा कितना बचेगा? 13, और ये 1 प्लस 77 हो गया, 77 और 1 78 हो गया। तो 13 गुणा 78 78। अब यहाँ पे देखें 13 का भी इस संख्या में भाग चल जाएगा, यानी 13 भी गुणनखंड है और 78 भी गुणनखंड है। न तो 13 संख्या न 78 संख्या, तो इसका मतलब इसके संख्या के अलावा और एक के अलावा 13 भी गुणनखंड है। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो ये संख्या कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो अतः दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य होगी, भाज्य होगी। इस तरीके से अपन एक पहला सवाल हुआ है पहली संख्या का। ठीक है ना भाई? ये क्वेश्चन मतलब यहाँ 2 दे रखी हैं, पेपर में एक संख्या आती है, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में बोर्ड में आ भी चुका है। ठीक है ना बेटा? अब अगला अपन करते हैं इसी का सेकंड वाला। सेकंड दे रखा है अपन को दूसरा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब मैंने क्या किया, जैसे उसको उल्टा करके लिखा था ऐसे ही इसको लिख दिया। तो सबसे पहले तो 5 लिख दिया ये वाला, ठीक है ना, प्लस इसको भी मैंने रीअरेंज कर दिया। देखो 2 गुणा 3 गुणा 4 कितना आएगा, 2 3 6 24, 3 गुणा 2 गुणा 4 कितना आएगा, 3 गुणा 6 24, 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना आएगा, 4 के 12 गुणा 24, 4 गुणा 2 गुणा 3 कितना आएगा, 4 गुणा 8 या 24। यानी गुणा में भी हम संख्याओं को अलग पलट दें तो गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं आता है, यदि अंक नहीं बदले जाएं तो। आगे पीछे लिखने से यानी गुणा में स्थान परिवर्तन से गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, इसमें से 5 को सबसे पहले लिख दिया और फिर बाकी जो बची 7 6 4 3 2 1 इनको लिख दिया। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत? अब देखो एक संख्या तो ये हो गई और एक संख्या पूरी मिला के ये हो गई, इन सब में गुणा के निशान लगे हुए हैं, ये पूरी एक ही पद गिना जाएगा। ठीक है ना भाई? अब इनमें से मैंने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया, तो नापे तो 1 बच गया और नापे क्या बच गया, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1।
अब अपन इसको हल कर देंगे। 1 प्लस 7 छिक्के 42 गुणा 4 तिया 12 गुना 24 एकम 24। तो ये हो गया 5 1 प्लस कितना हो गया 24 गुना 48 4 24 चौक 96 और 4 100। कितना हो गया बेटा 5 और 1008 और 1 हो गया 1009। तो देखो एक और संख्या स्वयं, ये दो तो गुणनखंड होते ही होते हैं, ये दो गुणनखंड और मिल गए, तो इसका मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए। तो यहाँ वही लिखना है, क्योंकि दी गई भाज्य संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य होगी। कैसी होगी बेटा? भाज्य होगी। इसी सिद्धम। अब यहाँ तक के आप वीडियो देखेंगे और मेरी तरफ से अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2 कंप्लीट हो चुकी है। 2.1 2.2 2.3 2.4 उदाहरण के सहित। ठीक है ना भाई? इतना आप पूरा वर्क कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक चैप्टर हमारा हो गया। ठीक है ना भाई? विविध प्रश्नावली के कल जो कुछ और सवाल है 2-4 हो सकते हैं, उनको अपन कराएंगे, बाकी के आपको खुद करने हैं। और फिर इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो भी डाउट आए उस डाउट को आप मुझे फोन से पूछ सकते हैं। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? जब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।